Geography most important chapter भारत में मृदा and important for all exams as like a BPSC, SSC and UPSC. Let's get started. The first topic will be भारत में मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन एवं प्रभावित क्षेत्र। भारत के किस हिस्से में हिमालय का दक्षिणी ढालों पर तीव्र ढाल के कारण भारी मृदा अपरदन होता है? उत्तर पूर्वी भागों में। चंबल घाटी की गहरी खड्डा भूमि किस प्रकार के अपरदन का प्रमुख उदाहरण है? अवनलिका अपरदन का। उत्तर भारत के किन राज्यों में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु अपरदन का गंभीर समस्या पाई है? राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब में। भारत में वायु अपरदन के कारण कुल कितनी भूमि बंजर या अनुपयुक्त बनाई जा चुकी है? हजारों हेक्टेयर भूमि। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के किन 2 तटीय क्षेत्रों में समुद्र की लहरों द्वारा तीव्र मृदा अपरदन होता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन से 3 मुख्य राज्य तटीय अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित हैं? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन से 2 राज्य तटीय मृदा अपरदन से अत्यधिक ग्रस्त हैं? तमिलनाडु और ओडिशा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन से 2 राज्य तटीय मृदा अपरदन से अत्यधिक ग्रस्त है? तमिलनाडु और ओडिशा। भारत के कुल राज्यों में से किन राज्यों में वायु द्वारा होने वाला मृदा अपरदन सबसे अधिक देखा गया है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश का कौन सा उत्तरी क्षेत्र चंबल नदी के अवनलिका अपरदन से पूरी तरह प्रभावित है? ग्वालियर, भिंड और मुरैना का क्षेत्र। भारत का कौन सा प्रायद्वीपीय पठार भाग मृदा अपरदन की समस्या से अत्यधिक ग्रस्त है? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, शिवालिक के किन क्षेत्रों में मौसमी धाराओं या चोस द्वारा भारी अपरदन होता है? तो शिवालिक के दक्षिणी ढाल, लघु एवं बृहद हिमालय क्षेत्र में। दक्षिणी भारत के किन 2 प्रमुख राज्यों के आंतरिक हिस्से मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दक्षिणी भारत के किन 2 प्रमुख राज्यों के आंतरिक हिस्से मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। भारत में किस नदी घाटी तंत्र को देश में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन प्रभावित क्षेत्र माना जाता है? चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। पंजाब और हरियाणा के किन क्षेत्रों में वनस्पति विनाश के कारण हाल के वर्षों में मृदा अपरदन बढ़ा है? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में। चंबल और हरियाणा के किन क्षेत्रों में वनस्पति विनाश के कारण हाल के वर्षों में मृदा अपरदन बढ़ा है? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में लहरों द्वारा होने वाले अपरदन को रोकने के लिए किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति सहायक होती है? मैंग्रोव और तटीय वनस्पति। तटीय क्षेत्रों में लहरों द्वारा होने वाले अपरदन को रोकने के लिए किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति सहायक होती है? मैंग्रोव और तटीय वनस्पति। नेक्स्ट टॉपिक विल बी घटती मृदा उर्वरकता, डिक्लाइन सॉइल फर्टिलिटी। भारतीय कृषि मृदा की उर्वरता लगातार घटने का मुख्य ऐतिहासिक कारक क्या है? सैकड़ों वर्षों से बिना वैज्ञानिक प्रबंधन से भूमि का निरंतर उपयोग। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक और असंतुलित उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा मिट्टी में किन आवश्यक तत्वों का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? रासायनिक खाद का, कीटनाशक और अत्यधिक सिंचाई का। अधिक रसायनों के प्रयोग से अल्पावधि में तो उत्पादन बढ़ता है, लेकिन दीर्घकाल में मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी की प्राकृतिक पुनर्जीवन क्षमता और उर्वरकता नष्ट हो जाती है। गंगा के मैदानी भागों में पारंपरिक रूप से मिट्टी की उर्वरकता का प्राकृतिक स्रोत क्या रहा है? नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आधुनिक सघन कृषि प्रणाली में किन 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के चक्र से भूमि की उर्वरता सबसे तेजी से घटी है? गेहूं और चावल का निरंतर फसल चक्र से। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक रूप से किस कृषि पद्धति का सिफारिश की जा रही है? फसल चक्र का, क्रॉप रोटेशन और दलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बोला जा रहा है। मिट्टी में नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करने के लिए किन फसलों को उगाना अनिवार्य है? दलहन या फलीदार फसलों को। लगातार धान और गेहूं उगाने से मिट्टी में किस मुख्य कार्बनिक तत्व की भारी कमी हो जाती है? ह्यूमस, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। हरित क्रांति के बाद भारत के किन राज्यों में मृदा स्वास्थ्य में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में।
हरित क्रांति के बाद भारत के किन राज्यों में मृदा स्वास्थ्य में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य में। मिट्टी की उर्वरता घटने से फसलों में किस प्रकार के पोषक तत्वों की सूक्ष्म कमी होने लगती है? जस्ता, लोहा और मैंगनीज की। जस्ता, लोहा और मैंगनीज की। मृदा क्षरण एवं और घटती उर्वरता को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सी प्रमुख योजना चलाई जा रही है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता को किस प्रकार बनाए रखती है? रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक चक्रों का उपयोग करके। मिट्टी की भौतिक और जैविक संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए फसलों के बीच में भूमि को खाली छोड़ना क्या कहलाता है? परती छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जल जमाव, वाटर लॉगिंग। जल जमाव, भूगोल में जल जमाव या वाटर लॉगिंग की स्थिति किसे माना जाता है? जब मिट्टी के भीतर भूमिगत जल का स्तर सतह तक आ जाता है तो। नेक्स्ट, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर पौधे की जड़ों पर सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? जड़ों के श्वसन के लिए हवा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मिट्टी के छिद्रों में पानी भर जाने से वहाँ किस गैस का पूर्ण अभाव हो जाता है? ऑक्सीजन का। जल जमाव वाली मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी के कारण किस विषैली गैस की मात्रा बढ़ने लगती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक जल जमाव का मुख्य कारण क्या है? पक्के निकास मार्गों का अभाव और नहरों में पानी का रिसाव। खेतों से जल की अनुचित निकासी का कृषि उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसलें सड़ जाती है और उत्पादकता शून्य हो जाती है। भारत के किन दो प्रमुख कृषि राज्यों में अनियंत्रित नहरी सिंचाई के कारण जल जमाव की समस्या महामारी बन चुकी है? पंजाब और हरियाणा में। जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए खेतों में किस प्रकार की प्रणाली का निर्माण आवश्यक है? कुशल जल निकासी प्रणाली का। क्या जल जमाव की स्थिति मिट्टी को उपजाऊ बनाती है या अनुपजाऊ? यह भूमि को पूरी तरह अनुपजाऊ और कृषि के लिए अयोग्य बना देती है। बिहार के संदर्भ में उत्तर बिहार के किन क्षेत्रों में बाढ़ और जल जमाव जैसी भूमि की बड़ी समस्या है? कोसी और गंडक नदी के मैदानी इलाकों में। जल जमाव से प्रभावित मिट्टी में किस प्रकार के रोगाणुओं या कवक का प्रकोप बढ़ रहा है? अवायवीय सूक्ष्मजीवों का, जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबे समय तक जल जमाव रहने से मिट्टी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी का जो तापमान है गिर जाता है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। जल जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए सिंचाई की किस आधुनिक तकनीकी को अपनाया जाता है? टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिंचाई को। खेतों के चारों ओर गहरे नाले बनाना किस समस्या का तत्कालिक उपचार है? सतह पर होने वाले जल जमाव का। खेतों के चारों ओर गहरे नाले बनाना किस समस्या का तत्कालिक उपचार है? सतह पर होने वाले जल जमाव का। जल जमाव वाली भूमियों के सुधार के लिए किस वृक्ष को लगाने की सलाह दी जाती है? यूकेलिप्टस, सफेदा का वृक्ष, यूकेलिप्टस का वृक्ष का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लवणीयता एवं क्षारीयता, सैलिनिटी एंड अल्कलानिटी। प्रश्न है सैलिनिटी एंड अल्कलानिटी। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी की सतह पर कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? लवणीयता और क्षारीयता। शुष्क जो सूखा क्षेत्र है उस पर ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो लवणीयता और क्षारीयता की स्थिति पैदा होगी। उन क्षेत्रों में लवणीयता की समस्या क्यों अधिक होती है जहाँ वाष्पीकरण की दर वर्षा से अधिक होती है? क्योंकि पानी उड़ जाता है और लवण सतह पर रह जाता है। मिट्टी के नीचे के लवण किस भौतिक क्रिया द्वारा ऊपर की ओर खींच चले जाते हैं? कोशिका क्रिया या केशिकत्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका क्रिया के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर किस रंग की एक सफ़ेद चादर जम जाती है? सफ़ेद या धूसर रंग की लवण परत। लवणीय मृदा की ऊपरी सफ़ेद परत में मुख्य रूप से किन तत्वों के सल्फेट और कार्बोनेट विद्यमान होते हैं? सोडियम, कैल्शियम और मैंगनीज। लवणीय मृदा की ऊपरी सतह परत में मुख्य रूप से किन तत्वों के सल्फेट और कार्बोनेट विद्यमान होते हैं? सोडियम, कैल्शियम और मैंगनीज के। उत्तर भारत के विशाल मैदान में लवणीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत के विशाल मैदान में लवणीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? रेह, ऊसर या कल्लड़, मतलब बिना उपजाऊ वाला मिट्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, भारत में लवणीय और क्षारीय मृदा का विस्तार कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर है? लगभग 80 लाख हेक्टेयर, 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर। भारत में लवणीय और क्षारीय मृदा का विस्तार कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर है? लगभग 80 लाख हेक्टेयर, 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर। भारत के कुल लवणीय क्षेत्र का लगभग 24% भाग किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शुष्क और अर्धशुष्क डेल्टाई क्षेत्रों तथा तटीय मैदानों में।
भारत के कुल लवणीय क्षेत्रों का लगभग 24% भाग किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शुष्क और अर्धशुष्क डेल्टाई क्षेत्रों तथा तटीय मैदानों में। भारत के किन तटीय डेल्टाई क्षेत्र में समुद्री जल के प्रवेश के कारण मिट्टी लवणीय हो जाती है? सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और महानदी गोदावरी के डेल्टा में। गुजरात के किस प्रसिद्ध क्षेत्र में लवणीय दलदली मिट्टी का सबसे बड़ा विस्तार पाया जाए? कच्छ के रण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कच्छ के रण में स्थित विस्तृत लवण सपाटों को भूवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? सॉल्ट फ्लैट्स। कच्छ के रण में स्थित विस्तृत लवण सपाटों को भूवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? सॉल्ट फ्लैट्स। शुष्क क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी के बनने का मुख्य कारण प्रकृति है या मानव निर्मित? दोनों, लेकिन अत्यधिक सिंचाई जैसी मानव निर्मित गतिविधियां इसे तीव्र करती है। शुष्क क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी के बनने का मुख्य कारण प्रकृति है या मानव निर्मित? दोनों, लेकिन अत्यधिक सिंचाई जैसे मानव निर्मित गतिविधियों से इसे तीव्र किया जा सकता है। लवणीय मृदा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7 से अधिक, उदासीन बिंदु से ऊपर। अत्यधिक क्षारीय मृदा का अत्यधिक क्षारीय अल्कलाइन पीएच मान कितना से ऊपर होता है? 8.5 से अधिक। लवणीय मृदा 7 से अधिक। अगर अम्लीय बोलेगा तो 7 से कम, क्षारीय बोलेगा या लवणीय बोलेगा तो 7 से अधिक होगा, और क्षारीय मृदा अल्कलाइन सॉइल बोले तो 8.5 से अधिक। क्षारीय मृदा के रासायनिक सुधार के लिए मिट्टी में किस खनिज का मिलाया जाना अनिवार्य है? जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का। अत्यधिक लवणीय मृदा के उपचार के लिए खेतों में पानी भरकर उसे बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? निक्षालन। अत्यधिक लवणीय मृदा के उपचार के लिए खेतों में पानी भरकर उसे बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? निक्षालन। भारत का कौन सा राज्य अपने नहरी कमान क्षेत्रों में रेह या ऊसर भूमि की समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य अपने नहरी कमान क्षेत्रों में रेह या ऊसर भूमि की समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त है? यूपी। लवण सहिष्णु फसलों के उदाहरण कौन से हैं जिन्हें लवणीय मिट्टी में उगाया जा सकता है? जौ, कपास और चुकंदर। लवण को सहने वाला फसल कौन सा है? तो जौ, कपास और चुकंदर, जिन्हें लवणीय मिट्टी में उगाया जा जाता है। जौ, कपास और चुकंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या सामान्य पौधे लवणीय मिट्टी से आसानी से पानी सोख पाते हैं? नहीं। उच्च परासरण दाब। सामान्य जो लवणीय मिट्टी से आसानी से सूख पाते हैं, सामान्य पौधा नहीं। उच्च परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण पौधे पानी नहीं सूख पाते। उच्च परासरण दाब के कारण पौधे पानी सूख नहीं पाते। मिट्टी में लवणों के संचय को रोकने का सबसे प्रभावी निवारक उपाय क्या है? नियंत्रित सिंचाई और उचित जल निकासी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। शुष्क, अर्धशुष्क और उप आर्द्र क्षेत्र में भूमि के क्रमिक क्षरण को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीकरण। भारत में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस मरुस्थल के आसपास के क्षेत्रों में तीव्र है? थार मरुस्थल, द डिजर्ट के आसपास। थार मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के पश्चिम भाग में है? राजस्थान राज्य के पश्चिम भाग में। थार मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के पश्चिम भाग में? राजस्थान के पश्चिम भाग में। मरुस्थलीकरण के कारण थार मरुस्थल का विस्तार पूर्व की और किन पड़ोसी राज्यों की ओर हो जाता है? हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। मरुस्थलीकरण के कारण थार मरुस्थल का विस्तार पूर्व की ओर किन पड़ोसी राज्यों की ओर हो जाता है? पूर्व की ओर है हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। वायु द्वारा रेत के कणों का एक स्थान से उड़कर दूसरे उपजाऊ क्षेत्रों तक जमा होना क्या कहलाता है? बालू द्वारा रेत के कणों को एक स्थान से उड़कर दूसरे उपजाऊ क्षेत्र में जाना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल के इस विस्तार या मार्च को रोकने के लिए मरुस्थल की सीमाओं पर क्या किया जाना चाहिए? बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, शेल्टर बेल्ट का निर्माण होना चाहिए। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हवा की दिशा के लंबवत क्या लगाया जाता है? लंबे और सघन वृक्षों की कतारें लगाना अनिवार्य है। शुष्क क्षेत्रों में वृक्षों की कतारें लगाने से वायु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु की गति धीमी हो जाती है, जिससे मृदा का उड़ना रुक जाता है। मरुस्थलीकरण का सबसे प्रमुख मानवीय कारण क्या है? अतिचारण और वनों की अंधाधुंध कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था कार्यरत है? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। शुष्क रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं? कंपोस्ट और हरी खाद। भारत का कुल कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की प्रक्रिया के अधीन है? लगभग 29 से 30%। इसरो के एटलास के अनुसार मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देना चाहिए? शुष्क कृषि, ड्राईलैंड फार्मिंग और कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री को
नेक्स्ट है, राजस्थान के पश्चिम जिलों में मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए कौन सी कृत्रिम नहर मील का पत्थर साबित हुआ है? इंदिरा गांधी नहर। सैंड ड्यूनस या रेत टीलों को एक स्थान पर स्थिर करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? मरुस्थलीय झाड़ियों और घासों का रोपण। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मृदा क्षरण के कारण प्रभाव एवं वैज्ञानिक प्रबंधन। भारत में मृदा अपरदन और जल जमाव के कारण कृषि योग्य भूमि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भूमि निरंतर अनुपजाऊ होते जा रही है, कृषि के अयोग्य भूमि होती जा रही है। नदियों पर अनियंत्रित बांध बनाने और उनके प्राकृतिक मार्ग को रोकने से किस समस्या को बढ़ावा मिलता है? आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की और लवणता को। पहाड़ी और तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में पानी के बहाव से होने वाले अपरदन को रोकने की सर्वोच्चतम विधि क्या है? सीढ़ीदार खेती और समुच्चय रेखीय जुताई। खेतों के मोड़ों पर पेड़ लगाना किस प्रकार सहायक है? यह वायु और जल दोनों जनित अपरदन को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मिट्टी में अत्यधिक क्षरण से नदियों के तल पर क्या प्रभाव पड़ता है? गाद जमा हो जाती है जिससे नदियों की जल वहन क्षमता घटती है और बाढ़ आती है। वनों की कटाई सीधे तौर पर किस समस्या को आमंत्रित करते हैं? तीव्र मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को। मिट्टी में अम्लता बढ़ने पर उसके सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना और कैल्शियम कार्बोनेट का। मिट्टी में अगर अम्लता बढ़ गया है तो उसको कैसे सुधारेंगे? चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट का। लवणीय और क्षारीय भूमियों को पुनः कृषि योग्य बनाने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? भूमि सुधार या सोइल रिक्लेसेशन। जल जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की फसलों जैसे जूट या कुछ विशिष्ट धान की खेती की जाती है? जल सहिष्णु फसलों की कटाई के बाद उनके बचे हुए अवशेषों को खेतों में ही छोड़ देना किसमें सहायक है? नमी संरक्षण और वायु अपरदन को रोकने में। समुच्चय अवरोध कंटोर बैरियर। समुच्चय अवरोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ढालू भूमि पर पानी के वेग को कम करना और मिट्टी के बहाव को रोकना। शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी की नमी को उड़ने से रोकने के लिए जमीन को प्लास्टिक या पुआल से ढकना क्या कहलाता है? मल्चिंग। भारत के विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है जो अब अपरदन की चपेट में है? जलोढ़ मिट्टी। अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी के पोषक तत्व घुलकर नीचे चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लीचिंग या निक्षालन। देश में मरुस्थलीकरण की स्थिति की निगरानी के लिए मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस कौन जारी करता है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC और इसरो। देश में मरुस्थलीकरण की स्थिति की निगरानी के लिए मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस कौन जारी करता है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, चंबल की खड्ड भूमि को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम चलाया गया? सामाजिक वानिकी और कंदरा सुधार कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सघन पशु चारण से मिट्टी की ऊपरी परत ढीली हो जाती है? हाँ, पशुओं के खुरों से मिट्टी ढीली होकर हवा और पानी से आसानी से बह जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो NBSS एंड LUP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर और महाराष्ट्र में। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और मृदा क्षरण रोकने के लिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? 33% भाग पर। प्रश्न है, संपूर्ण भारत में विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। संपूर्ण भारत में विश्व मृदा दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए, भारत में भूमि निम्नीकरण डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किस वर्ष भारत में निम्नीकृत भूमि का वर्गीकरण किया गया था? वर्ष 1985 ईस्वी में निम्नीकृत भूमि का वर्गीकरण किया गया था। वर्ष 1985 के योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितनी भूमि निम्नीकरण या समस्याग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत थी? लगभग 1.66 मिलियन हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण या मृदा ह्रास को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? मृदा निम्नीकरण या निम्नीकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण जिम्मेदार 2 प्रमुख प्राकृतिक और मानवीय कारण कौन से हैं? मृदा अपरदन और जल भराव लवणीकरण। भारत के किस विशेष भौगोलिक भाग में भूमि निम्नीकरण की समस्या सबसे गंभीर रूप से देखी जा रही है? थार मरुस्थल, गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत में। क्या भारत में भूमि निम्नीकरण के कारक सभी राज्यों में एक समान है? नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसके कारक बदलते रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण का सीधा प्रभाव देश की किस आर्थिक गतिविधि पर पड़ता है? तो कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे। प्रश्न है, निम्नीकृत भूमि के कारण समाज के किस वर्ग पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? सीमांत किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक पर। निम्नीकृत भूमि डिग्रेडेड लैंड को पुनः उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? भूमि सुधार या वेस्टलैंड रिफ्लेक्सेशन। भूमि सुधार या वेस्टलैंड रिफ्लेक्सेशन। निम्नीकरण भूमि के बढ़ने से सरकार के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? सरकारी राजस्व को भारी हानि पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक बोली मृदा का अपरदन, जलीय एवं वायवीय कारक। जल के द्वारा और वायु के कारण मृदा का अपरदन कैसे होता है? भारत में मृदा अपरदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी दो गतिक बल कौन से हैं? जल और वायु। वह प्रक्रिया जिसमें बहता हुआ जल मिट्टी के ऊपरी सतह को समान रूप से बहा ले जाता है क्या कहलाता है? परत अपरदन। परत अपरदन को किसानों के लिए सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे मिट्टी के ऊपरी भाग से वनस्पतियों और पोषक तत्वों की परत हट जाती है जो अदृश्य रूप से होती है। भारत के किस हिस्से में तीव्र हवाओं के कारण वायु अपरदन की समस्या सबसे गंभीर है? भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर थार मरुस्थल क्षेत्र में। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनस्पति आवरण हटने पर किस प्रकार के अपरदन की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है? वायु अपरदन। जब बहता हुआ जल ढालू भूमि पर गहरी नलियां बना देती है तो इस अपरदन को क्या कहते हैं? अवनलिका अपरदन। भारत का कौन सा नदी बेसिन अपनी बेहद खराब अवनलिका अपरदन बीहड़ या बैडलैंड्स के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो वो है चंबल नदी बेसिन। कौन सा? चंबल नदी बेसिन। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों जैसे हिमालय और पश्चिमी घाट में जल के कारण होने वाले अपरदन का मुख्य स्वरूप क्या है? तीव्र जलीय अपरदन और भूस्खलन। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों जैसे कि हिमालय और पश्चिमी घाट में जल के कारण होने वाले अपरदन का मुख्य स्वरूप क्या है? तीव्र जलीय अपरदन और भूस्खलन। मैदानी क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय भारत के नदी तटों पर किस प्रकार का अपरदन समानता देखा गया? नदी तटीय अपरदन और परत अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, वायु अपरदन के कारण रेतीली क्षेत्र में मिट्टी के कणों के विस्थापन से किस प्रकार की भौगोलिक संरचना का निर्माण होता है? तो बलुका स्तूप का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि पद्धति, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई की कुप्रभाव। आधुनिक कृषि में अत्यधिक और असंतुलित मात्रा में किन रासायनिक इनपुट के उपयोग से मृदा का ह्रास हो रहा है? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का। गहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण मृदा में किस मुख्य तत्व की भारी कमी हो रही है? प्राकृतिक ऑर्गेनिक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हरित क्रांति वाले क्षेत्रों जैसे कि पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? मृदा में अम्लीयता, क्षारीयता और लवणता की समस्या उत्पन्न हुई है। बिना उचित जल निकासी के खेतों में लगातार पानी भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल भराव या वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के कारण मिट्टी की परतों में कौन सी रासायनिक समस्या उत्पन्न होती है? लवणीकरण और क्षारीयता। अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी के नीचे मौजूद नमक किस क्रिया द्वारा ऊपरी परत पर जमा हो जाती है? केशिका क्रिया द्वारा। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? रेल, ऊसर और कल्लड़। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धतियों के कारण उपजाऊ भूमि किस प्रकार की भूमि में परिवर्तित हो जाता है? बंजर और अनुपजाऊ भूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, रासायनिक उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से मिट्टी के मित्र जीवों जैसे केंचुआ पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा के लाभकारी सूक्ष्मजीव और केंचुए नष्ट हो जाते हैं। क्या केवल सिंचाई की मात्रा बढ़ा देने से कृषि उत्पादकता को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है? नहीं, बिना उचित प्रबंधन और जल निकासी के यह भूमि को बंजर बना देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृदा अपरदन के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक परिणाम। मृदा अपरदन के सामाजिक, आर्थिक व पारिस्थितिक परिणाम। मृदा अपरदन का सबसे पहला और प्रत्यक्ष पारिस्थितिक परिणाम क्या है? पारिस्थितिक असंतुलन और जैविक विविधता का ह्रास। पारिस्थितिकी असंतुलन और जैविक विविधता का ह्रास। मिट्टी के कटाव से फसलों के लिए आवश्यक कीट तत्वों की कमी हो जाती है। मिट्टी के कटाव से फसलों के लिए आवश्यक किन तत्वों की कमी हो जाती है? मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। मृदा प्रदूषण का स्तर बढ़ने से भूमि की कौन सी मूल क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है? मृदा की प्राकृतिक उर्वरता। मृदा प्रदूषण का स्तर बढ़ने से भूमि की कौन सी मूल क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है? मृदा की प्राकृतिक उर्वरता। पानी के साथ मिट्टी के पोषक तत्वों के घुलकर जमीन के नीचे चले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षालन या लीचिंग। लीचिंग और जल भराव संयुक्त रूप से कृषि उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है? ये दोनों मिलकर कृषि उत्पादकता को अत्यंत कम या शून्य कर देता है।
मृदा अपरदन के कारण नदियों और नहरों की तलहटी में गाद जमा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिल्टिंग व अपसाद। नदियों की जलवहन क्षमता घटने और सिल्टिंग के कारण मैदानी भागों में किस प्राकृतिक आपदा की बारंबारता बढ़ती है? बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि होती है। शुष्क मौसम में सिल्टिंग के कारण नदियों का जल स्तर घटने से किस आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है? सूखा की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति विनाश और मृदा अपरदन से कौन सी गंभीर ढाल संबंधी आपदा आती है? भूस्खलन की बारंबारता में वृद्धि। भूमि की उत्पादकता घटने से ग्रामीण समाज में किस आर्थिक समस्या का जन्म होता है? गरीबी, भूखमरी और किसान की ऋणग्रस्तता। कृषि उत्पादकता में भारी गिरावट से देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे सामाजिक विकास मंद हो जाता है। ग्रामीण गांव वाले क्षेत्रों में कृषि भूमि के बंजर होने से शहरों की ओर होने वाली किस प्रभाव में वृद्धि होती है? ग्रामीण शहरी पलायन। आर्थिक संकट और कृषि के नष्ट होने से ग्रामीण क्षेत्रों में किन असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है? अपराधों और डकैतियों के छुपने व बढ़ने की प्रकृतियों की वृद्धि होती है। मृदा ह्रास के कारण पेड़ पौधे के सूखने से भूमिगत जल स्तर पर क्या असर पड़ता है? वाटर लेवल अत्यंत नीचे गिर जाता है। वनस्पति का आवरण घटने और शुष्क भूमि बढ़ने से क्षेत्रीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मृदा संरक्षण, सोयल कंजर्वेशन के उपाय, वनारोपण और उसकी रणनीति। मृदा संरक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? मृदा अपरदन को कम करना और मृदा की उर्वरता को संजोकर रखना। मृदा संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का आधार कैसा होना चाहिए? तर्कसंगत उपयोग और वैज्ञानिक रणनीतियों पर आधारित। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी प्राकृतिक और अस्थायी उपाय कौन सा माना गया? वृक्षारोपण या वनोपरोपण। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को किस प्रकार संरक्षित करती है? जड़ें मिट्टी को कणों को आपस में मजबूती से बांध कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वनारोपण की प्रक्रिया केवल मिट्टी के कटाव को ही नहीं रोकती बल्कि किस बल के प्रभाव को भी कम करती है? तेज बहते जल और तीव्र हवा के वेग को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढालू और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए किस प्रकार के वनों का रोपण आवश्यक है? सघन और गहरी जड़ों वाले वृक्षों का रोपण। वृक्षों की पत्तियों और उनकी छतरी वर्षा की बूंदों के संबंध में क्या कार्य करती है? वे वर्षा की बूंदों की गतिज ऊर्जा को कम करके सीधे मिट्टी पर होने वाले प्रहार को रोकती है। बड़े पैमाने पर वन लगाने से भूमिगत जल व्यवस्था में क्या सुधार होता है? जल का रिसाव बढ़ता है, जिससे जल स्तर बेहतर बना रहता है। बड़े पैमाने पर वन लगाने से भूमिगत जल व्यवस्था में क्या सुधार होता है? जल का रिसाव बढ़ता है, जिससे जल स्तर बेहतर बना रहता है। कृषि योग्य भूमि के किनारों पर पेड़ों की कतार लगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कृषि वानिकी या शेल्टर बेल्ट। मरुस्थलीय क्षेत्र के विस्तार को रोकने के लिए किस प्रकार की वनस्पति दीवार का निर्माण किया जाता है? रक्षक मेखला या हरित पट्टी का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंजर भूमि सुधार और युवाओं या समुदाय की भागीदारी। बंजर भूमि सुधार और युवाओं या समुदाय की भागीदारी। देश में मौजूद व्यर्थ भूमि और निम्नीकृत भूमि को पुनः अर्जित करने में समाज के किस वर्ग को मुख्य घटक बनाया जा रहा है? अनुत्पादक या बेरोजगार युवाओं और स्थानीय समुदाय को। व्यर्थ भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने की रणनीतियों को कितने मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा रहा है? 3 मुख्य प्रकार के भागों में। प्रथम रणनीति के तहत किस प्रकार की भूमि को कृषि या वानिकी के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए? सभी निम्नीकृत भूमि और मृदाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीमांत भूमि मार्जिनल लैंड कृषि कार्य के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त होता है, उसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट और कृषि वानिकी के लिए। सामाजिक वानिकी के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण को किन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होती है? ईंधन, चारा और लघु वनोपज का। निम्नीकृत मृदाओं और व्यर्थ भूभागों को किन वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत पुनर्जीवित किया जाता है? जल विभाजक या वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के द्वारा। बंजर भूमि सुधार कार्यक्रम में सफलता प्राप्त करने के लिए किसका सहयोग सबसे अनिवार्य शर्त है? स्थानीय जन भागीदारी और स्वयं सहायता समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्या बंजर भूमि सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं? हाँ, इसके तहत वृक्षारोपण एवं मृदा कार्यों में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। बंजर भूमि पर चारे वाले वृक्ष लगाने से किस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा संबल मिलता है? पशुपालन और डेयरी उद्योगों को। कृषि वानिकी से किसानों की आय में किस प्रकार का सुधार होता है? पारंपरिक फसलों के साथ साथ लकड़ी और फलों के अतिरिक्त आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटर शेड। वाटर शेड जल विभाजक जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में है वाटर शेड और हिंदी में से जल विभाजक प्रबंधन और वर्षा का जल का संचयन। वर्षा के जल और भूभाग के पारिस्थितिक प्रबंधन की एकीकृत इकाई को क्या कहते हैं? जल विभाजक या वाटर शेड। जल विभाजक या वाटर शेड। वर्षा के जल और भूभाग के पारिस्थितिक प्रबंधन की एकीकृत इकाई को क्या कहते हैं? जल विभाजक या वाटर शेड। वाटर शेड प्रबंधन का मुख्य ध्यान किस प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण पर होता है? वर्षा जल संग्रहण और मृदा नमी संरक्षण पर। वर्षा जल के संग्रहण और मृदा नमी संरक्षण पर। वर्षा जल संचयन के माध्यम से किस संकट का स्थायी समाधान किया जा सकता है? पेयजल संकट और सिंचाई के पानी की कमी का। पेयजल संकट और सिंचाई की कमी के पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत जल प्रवाह की गति को कम करने के लिए नलिकाओं पर क्या बनाए जाते हैं? चेक डैम या छोटे अवरोधक बांध। चेक डैम या छोटे अवरोधक बांध। वाटर शेड परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने के लिए किस भौगोलिक इकाई को आधार बनाया जाता है? छोटी नदी घाटियों या जल सांभर क्षेत्रों को। छोटी नदी घाटियों या जल सांभर क्षेत्रों को। शुष्क और पठारी क्षेत्रों में वाटर शेड प्रबंधन भूमिगत जल को कैसे प्रभावित करता है? या भूजल पुनर्भरण की दर को तीव्र कर देता है। वाटर शेड प्रबंधन का कृषि पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? वाटर शेड प्रबंधन का कृषि पर क्या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है? इससे बरानी मतलब वर्षा आधारित कृषि की स्थिरता और फसलों की सघनता बढ़ती है। वाटर शेड प्रबंधन का कृषि पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? इससे बरानी कृषि की स्थिरता और फसलों की सघनता बढ़ती है। क्या वाटर शेड कार्यक्रम केवल पानी बचाने से होता है? क्या वाटर शेड कार्यक्रम केवल पानी बचाने से संबंधित है? नहीं, यह जल, मिट्टी, वनस्पति और मानव संसाधनों का एक एकीकृत प्रबंधन है। छोटे स्तर पर जल संचयन के लिए खेतों के पास खोदे जाने वाले गड्ढे तालाबों को क्या कहते हैं? खेत तालाब। वाटर शेड तकनीकी से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को गांव में न्यूनतम किया जा सकता है? सूखा के प्रभाव को। वाटर शेड तकनीकी से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को गांव में न्यूनतम किया जा सकता है? सूखा के प्रभाव को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मृदा संरक्षण की आधुनिक तकनीकी एवं नीतिगत क्रियान्वयन। मृदा संरक्षण की आधुनिक तकनीकी एवं नीतिगत क्रियान्वयन। मृदा संरक्षण की तकनीकों को कुशलता से लागू करने के लिए सरकारी स्तर पर किस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता है? समेकित, दीर्घकालिक और नीतिगत क्रियान्वयन के। क्या भारत में मृदा संरक्षण तकनीकों का क्रियान्वयन केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा ही संभव है? नहीं, इसमें नागरिक समाज और नीति प्रयासों का समन्वय भी आवश्यक है। क्या भारत में मृदा संरक्षण तकनीकों का क्रियान्वयन केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा ही संभव है? नहीं, इसमें नागरिक समाज और निजी प्रयासों का समन्वय की भी आवश्यक है। पर्वतीय ढालों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त कृषि पद्धति कौन सी है? सीढ़ीदार खेती या समुच्च रेखीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हवा की गति को नियंत्रित करने के लिए फसलों के बीच में ऊंची फसलें लगाने की विधि को क्या कहते हैं? पट्टीदार खेती। मृदा में नमी बनाए रखने और हवा की गति को नियंत्रित करने के लिए फसलों के बीच में ऊंची फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? पट्टीदारी वाली खेती। मृदा में नमी बनाए रखने और अपरदन रोकने के लिए सूखी घास या प्लास्टिक से मिट्टी ढकने को क्या कहते हैं? मल्चिंग। भारत में भूमि निम्नीकरण का एक बड़ा हिस्सा किस मानवीय लालच का परिणाम है? अत्यधिक चराई, वनों की अंधाधुंध कटाई और अवैज्ञानिक खनन। स्लिटिंग के कारण बिहार के परिप्रेक्ष्य में किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है? क्योंकि इसमें बार मार्ग परिवर्तन और बाढ़ आती है। कोसी नदी को। उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत के निर्माण में औसतन कितना समय लगता है? प्राकृतिक रूप से 1 इंच ऊपरी परत बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। मृदा अपरदन किस प्रकार देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरा है? मृदा अपरदन
किस प्रकार देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरा है। इससे खाद्यान्न उत्पादन घटता है, जिससे भविष्य में अनाज की कमी हो सकती है। सतत विकास लक्ष्यों SDGs का कौन सा लक्ष्य भूमि निम्नीकरण तटस्थता से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य। जल भराव की समस्या का समाधान करने के लिए खेतों में किस प्रकार के सुधार का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग करके क्षारीयता को कम किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग करके क्षारीयता को कम किया जाता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए किसानों को मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए। चूना। जैव उर्वरकों का उपयोग मृदा स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखता है। यह बिना रसायनों की मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और पोषक तत्वों की वृद्धि करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फसल चक्र अपनाने से मृदा अपरदन और उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फसल चक्र अपनाने से इससे मिट्टी को आराम मिलता है और नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है और अपरदन कम होता है। शून्य जुताई कृषि पद्धति मृदा संरक्षण में कैसे सहायक है। यह मिट्टी की संरक्षण को बिना छुए सीधे बुआई करती है, जिससे वायु और जल अपरदन न्यूनतम होता है। जीरो टिलेज, शून्य जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 नंबर, निम्नीकृत भूमि के सुधार से ग्रामीण युवाओं के शहरों की ओर पलायन को कैसे रोका जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि और वानिकी के माध्यम से स्थायी रोजगार देकर। मृदा संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का क्या कार्य है। देश में निम्नलिखित वन क्षेत्रों और व्यर्थ भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में किसी न किसी स्तर के भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है। लगभग 28 से 30% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ढालू भूमि पर जल के वेग को कम करने के लिए बनाई जाने वाली छोटी मेढ़ों को क्या कहते हैं। बंडिंग या मेढ़बंदी। पारिस्थितिक असंतुलन का वन्य जीवों के आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं और वे मानव बस्तियों की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परत अपरदन मुख्य रूप से किस ऋतु में सबसे अधिक सक्रिय और विनाशकारी होता है। तो मूसलाधार मानसूनी वर्षा ऋतु के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है हमारा, शुष्क कृषि ड्राईलैंड फार्मिंग में कृषि मृदा की नमी को सुरक्षित रखने की सबसे उत्तम वैज्ञानिक विधि क्या है। वाटर शेड प्रबंधन और कम पानी चाहने वाली फसलों का चयन। मिट्टी में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है। खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन के माध्यम से यह मनुष्यों में गंभीर बीमारियां उत्पन्न करता है। हमारा 2000 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन और बचा है इसमें। लवणीय मृदा की मुख्य भौतिक विशेषता क्या है। लवणीय मृदा की मुख्य भौतिक विशेषता है इसकी ऊपरी सतह पर सफ़ेद नमक की परत जमा हो जाती है और यह पौधों के लिए अनुपयुक्त होता है। वनस्पति विहीन नग्न चट्टानी ढालों पर होने वाले अपरदन को रोकने के लिए सबसे पहला प्राथमिक उपाय क्या होना चाहिए। घास और झाड़ियों का आवरण विकसित करना ताकि मिट्टी को प्रारंभिक स्थिरता मिल सके। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन विल बी नेक्स्ट टॉपिक विल बी चिपको आंदोलन एवं वन संरक्षण। भारत में वृक्षों के निर्बाध कटाई को रोकने के लिए जन जागरूकता का प्रमुख उदाहरण कौन सा आंदोलन है। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस वर्तमान राज्य से। उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस वर्तमान राज्य से है। उत्तराखंड से। मृदा संरक्षण के जैविक उपायों में वृक्षारोपण के अलावा किस पर कानूनी रोक आवश्यक है। वृक्षों की निर्बाध कटाई पे। वनों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के अभियानों की आवश्यकता बताई गई। जन जागरूकता अभियानों का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समोच्च रेखा और पट्टी कृषि। नेक्स्ट टॉपिक विल बी समोच्च रेखा और पट्टी वाला कृषि। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल की दिशा में समरूप ऊपर नीचे जुताई ना करके किसके अनुरूप जुताई की जाती है। समोच्च रेखा कंटर के अनुरूप। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। समोच्च रेखा जुताई। साधारण ढाल वाले कृषि क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए किस कृषि पद्धति का विकास होता है। पट्टी वाला कृषि का। पट्टी कृषि के अंतर्गत ढालू भूमि पर फसलों को किस रूप में उगाया जाता है। सक्रिय छोटी पट्टियों के रूप में।
नेक्स्ट 9th नंबर प्रश्न है, कंटूर शब्द का हिंदी भौगोलिक रूपांतरण क्या है? कंटूर शब्द का हिंदी भौगोलिक रूपांतरण समोच्च रेखा है। सिट्रिप्स का उपयोग कृषि में किस अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है? मृदा अपरदन को। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए, बाढ़ नियंत्रण एवं नदी जोड़ परियोजना। बाढ़ नियंत्रण एवं नदी जोड़ परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत में मृदा अपरदन का सीधा संबंध किस प्राकृतिक आपदा से माना जाता है? तो बाढ़ से। भारत में बाढ़ की समस्या मुख्य रूप से किस काल या ऋतु में उत्पन्न होती है? वर्षा काल में। वर्षा काल में बाढ़ और अपरदन को नियंत्रित करने के लिए जल प्रबंधन का प्राथमिक उपाय क्या है? वर्षा जल का संग्रहण। बाढ़ नियंत्रण के लिए अत्यधिक जल की निकासी को गति कैसी होनी चाहिए? तेज निकासी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए पाठ्यपुस्तक में किस विशिष्ट राष्ट्रीय नहर परियोजना का उल्लेख है? माला नहर परियोजना का। उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने वाली किस विशिष्ट लिंक नहर परियोजना का नाम दिया गया है? गंगा कावेरी लिंक नहर परियोजना। माला नहर परियोजना को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? गारलैंड कैनाल प्रोजेक्ट। गारलैंड, माला नहर परियोजना को अंग्रेजी में गारलैंड कैनाल प्रोजेक्ट बोलते हैं। नदियों को अंतः संबंधित करना किस मुख्य समस्या का निवारण में सहायक सिद्ध हो रहा है? बाढ़ और मृदा अपरदन में। बाढ़ और मृदा अपरदन में। नेक्स्ट टॉपिक विल बी, रवीन एवं अवनालिका अपरदन। रवीन एवं अवनालिका अपरदन। अवनालिकाओं एवं खड्डों के सुधार की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? उद्धार। रिक्लेमेशन या उद्धार। भारत के किन 3 राज्यों में अवनलिका अपरदन की समस्या सबसे गंभीर रूप में पाई गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। चंबल और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले रविन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खड्डा या बीहड़। खड्डा या बीहड़। ऐसे गाँव में तो बीहड़ क्षेत्र में, मतलब कि खड्डा उड्ढा है, बीहड़ है, फिर बोलिए बीहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अवनलिका अपरदन को रोकने के लिए उसके किन हिस्सों को बंद करने का उपाय किया जाता है? अवनलिकाओं के मुहाने को। अवनलिकाओं के मुहाने को। जल के तेज बहाव से बनी गहरी नलियाओं पर किसका निर्माण करके अपरदन रोका जा सकता है? बांधों का निर्माण करके। खड्डा भूमियों को कृषि योग्य बनाने के लिए उन्हें किस अवस्था में लाना आवश्यक है? समतल बनाने की अवस्था में। खड्डों के उद्धार के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण की योजनाएं चलाई जा रही है? अत्यधिक पशुचारण पर नियंत्रण। अत्यधिक पशुचारण पर नियंत्रण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवनलिका प्रभावित क्षेत्रों की मिट्टी को बांध कर रखने के लिए कौन सा वानिकी उपाय सर्वोच्चतम है? बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्थानांतरित कृषि एवं सीढ़ीनुमा खेती। स्थानांतरित कृषि एवं सीढ़ीनुमा खेती। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सी कृषि पद्धति है? स्थानांतरण खेती। पूर्वोत्तर के अलावा भारत के किन 2 प्रमुख पहाड़ी घाटों में स्थानांतरित खेती की समस्या देखी जाती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में। स्थानांतरित कृषि के विकल्प के रूप में पहाड़ी ढालों पर किस कृषि को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए? सीढ़ीनुमा कृषि को। सीढ़ीनुमा कृषि को। टेरेस कल्टीवेशन का हिंदी भौगोलिक नाम क्या? सीढ़ीनुमा कृषि। टेरेस कल्टीवेशन का हिंदी भौगोलिक नाम क्या? सीढ़ीनुमा कृषि। भारत के किस हिस्से में झूमिंग स्थानांतरित कृषि के कारण वनों का तीव्र ह्रास या मिट्टी का कटाव हुआ है? पूर्वोत्तर राज्यों में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दीर्घ परती भूमि एवं दीर्घ परती भूमि पुनः स्थापना। दीर्घ परती भूमि का पुनः स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, लंबे समय से खाली पड़ी दीर्घ परती भूमि के सुधार को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? पुनः स्थापना। रिस्टोरेशन। दीर्घ परती भूमि को पुनः उपयोगी बनाने के लिए उसे किन 3 कार्यों में बदला जा सकता है? कृषि कार्यों में, चारागाहों और फलोद्यान के रूप में। परती भूमि पर वनस्पति आवरण न होने से वहाँ किन 2 माध्यमों द्वारा निर्बाध अपरदन होता है? जल और वायु द्वारा। जल और वायु द्वारा। फलोद्यान का विकास मुख्य रूप से किस प्रकार की अनुपयोगी भूमि के सुधार के लिए किया जाता है? दीर्घ परती भूमि के लिए। दीर्घ परती भूमि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रैविन्स और गुलीज मुख्य रूप से किस प्राकृतिक कारक के तीव्र बहाव के कारण बनते हैं? प्रवाहित जल। रैविन्स और गुलीज मुख्य रूप से किस प्राकृतिक कारक के तीव्र बहाव के कारण बनते हैं? तो प्रवाहित जल के कारण। समोच्च रेखा जुताई पहाड़ी ढालों पर जल के बहाव की गति को क्या करती है? जल के बहाव की गति को धीमी करती है। पर्वतीय ढालों पर ऊपर से नीचे जुताई करने से मृदा अपरदन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा अपरदन अत्यधिक तीव्र हो जाती है। पर्वतीय ढालों पर ऊपर से नीचे जुताई करने से मृदा अपरदन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा अपरदन अत्यधिक तीव्र हो जाती है। पट्टी कृषि में फसलों की पट्टियों के बीच में किसकी पट्टी उगाई जाती है? घास की पट्टियों की, जो हवा और पानी के वेग को रोकती है। हवा और पानी के वेग को रोक के रखती है। गंगा कावेरी लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत के
अधिशेष जल को किस ओर मोड़ना है? दक्षिण भारत की ओर। गंगा कावेरी लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत के अधिशेष जल को किस ओर मोड़ना है? दक्षिण भारत की ओर। और अनियंत्रित पशुचारण से भूमि की कौन सी परत नष्ट हो जाती है जिससे अपरदन बढ़ता है? वनस्पति या घास की ऊपरी परत। वनस्पति और घास की ऊपरी परत। मृदा संरक्षण की दृष्टि से बीहड़ों का समतलीकरण क्यों आवश्यक है? ताकि पानी का संकेंद्रण रुक सके और कृषि की जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने के लिए मुख्य रूप से किस तरीके का प्रयोग किया जाता है? वनों को काटने और जलाने का। वनों को काटने और जलाने का। स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? वनों को काटने और जलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीढ़ीनुमा खेती पर्वतीय ढालों पर जल के किस प्रभाव को कम करता है? अफवाह के वेगात्मक प्रभाव को। मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए बायोलॉजिकल बैरियर के रूप में क्या कार्य करता है? वृक्षारोपण और घास की पट्टियां। भारत सरकार द्वारा अब नलिका नियंत्रण की योजनाएं किन स्तरों पर संयुक्त रूप से चलाई जा रही है? केंद्र और राज्य सरकारों के स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्षा जल संग्रहण से किस मौसम में सिंचाई सुविधाओं में सुधार की जा सकता है? शुष्क या ग्रीष्मकाल में। वर्षा जल संग्रहण से किस मौसम में सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाता है? शुष्क मतलब सूखा या ग्रीष्मकाल में। दीर्घ प्रतिभूमि को चारागाह में बदलने से किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है? पशुपालन और डेयरी क्षेत्र। दीर्घ प्रतिभूमि, बहुत बड़ा प्रतिभूमि को चारागाह में बदल दें तो उससे किसको बढ़ावा मिलेगा? पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को। चिपको आंदोलन का मुख्य नारा पर्यावरण के किस घटक के संरक्षण से जुड़ा है? वृक्ष एवं वन संरक्षण से। इस पूरे पृष्ठ का मुख्य विषय, भारत में किस प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन है? मृदा संसाधन। लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Thanks for watching my video. Stay connected with Seven Secret Dream Life. Thank you so much.